अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट different arrangement of atoms or group in space are known as stereoisomerism। इसका मतलब सुनिए, आपको स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में कहा गया है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए, एंड स्पेस या 3D में जो उसमें एटम प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यही डिफरेंस है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि IUPAC नेम जो है पढ़ा है अब तक वो डिफरेंट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर याद रखिए एटम्स की कनेक्टिविटी सेम रहती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है और डिफरेंट होता है उसके अंदर स्पेस में एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट। इस डेफिनेशन को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के थ्रू और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमर्स विच कैन नॉट इंटरकन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए ध्यान से, इसका मतलब यह है कि आपके सामने दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड रखे हुए हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की पहचान अलग अलग है। रूम टेम्परेचर पे हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए किस तरह से। देखिए यहां पर आपके सामने दो मॉलिक्यूल मैंने बना रखे हैं। अगर इसके हम नाम की बात करें तो ये ब्यूटटूइन है और इसे भी कहा जाता है ब्यूटूइन। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हुए? देखिए इन दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो वो आसानी से फ्री रोटेशन कर सकते हैं। दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो फ्री रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर दो एटम एक दूसरे के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं कर सकते। उसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहां C और C में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है वो इस कार्बन को, ध्यान से देखिए, इस कार्बन को रोटेट करके ऐसा नहीं बना सकता। यही लिखवाना है और यही समझना है कि देखिए ये बीच में जो एरो में क्रॉस बना है यही इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला था C4H10, उससे ये स्ट्रक्चर बनाया गया और ये स्ट्रक्चर बनाया गया। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग है और देखते ही मालूम पड़ रहा है इसमें दोनों H डबल बॉन्ड से एक ही तरफ है और इसमें दोनों H डबल बॉन्ड से अक्रॉस है। केवल अरेंजमेंट अलग होने से आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होता, उनकी अलग अलग पहचान होनी चाहिए। अलग अलग पहचान होने का मतलब यह होता है कि वो आपस में, जिसे हम वर्ड कहते हैं इंटरकन्वर्ट, वो नहीं होना चाहिए। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से आप इससे इसमें कन्वर्जन नहीं कर सकते। डायरेक्टली आपने कहा कि ये कार्बन है, इसको घुमा दीजिए तो ये बन जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो ऐसा नहीं होने देगा। तो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि जो दो आपस में आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल है उनकी अलग अलग पहचान है।
रूम टेम्परेचर पे आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। यहां पर दो हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस L1 और यहां पे L2, तो क्योंकि L1 और L2 दोनों अलग अलग हैं और अगर L1 और L2 दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों सिस्टम को हम सेपरेट अलग अलग प्रॉपर्टी से पहचान सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने का मतलब ये है कि आपके सामने जो दो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बने हुए हैं उनमें ज्योमेट्री अलग अलग होनी चाहिए, और ज्योमेट्री अलग अलग तब होती है जब उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है, डेफिनेशन देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स विच कैन नॉट इंटरकन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, लेकिन आपस में ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए ये कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर, और स्टीरियो आइसोमर में ये कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं और उसके लिए क्या कंडीशन है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और कंडीशन को समझने के बाद अब हम उन सिस्टम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन टाइप सिस्टम। कहीं पर भी क्वेश्चन आया इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, देखिए बेसिक कंडीशन ये है कि उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और जिन सिस्टम के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वहां अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। इसको डिटेल में आसानी से समझ में आ जाए, समझते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन टाइप सिस्टम। एल्कीन टाइप सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें C डबल बॉन्ड C होना चाहिए। देखिए कंडीशन क्या है, ईच sp2 कार्बन इंडिविजुअली must have two different atoms और groups। इसका मतलब क्या है, देखिए एल्कीन टाइप सिस्टम आपके सामने दिया गया है, एल्कीन टाइप सिस्टम आपके सामने दिया गया है, और ये दो sp2 कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है और इन पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। इस कार्बन पर जो दो ग्रुप लगे हैं वो आपस में अलग अलग होने चाहिए, और इस पर जो लगे हुए हैं वो आपस में अलग अलग होने चाहिए। आपस में अलग अलग होने चाहिए तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, इसमें इस कार्बन पर CH3 और I है, Cl और H है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे इस कार्बन पर ये दोनों जो ग्रुप हैं CH3 और Cl, इस कार्बन पे जो दो ग्रुप है CH3 और Cl वो आपस में अलग अलग है। मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, मैंने ये कहा एक कार्बन पे जो दो ग्रुप हैं वो अलग अलग होने चाहिए और यहां पर भी अलग अलग होने चाहिए आपस में। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे आपको इस तरह से एक मॉलिक्यूल लिखकर दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड C को हमने इस तरह से सर्कल में देखा और हर एक कार्बन पे ग्रुप्स को देखा। इस कार्बन पर एक लगा है CH3, दूसरा H, एक CH3 एक H, ओपन करके लिख लेते हैं और इजीली समझ में आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और इस पर भी ये दोनों अलग अलग। तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिया है, इस कार्बन पर जो दो बॉन्ड बाहर की तरफ जा रहे हैं वो CH3H, यहां भी CH3H ओपन करके लिखा। तो बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? जी हां, ये GI शो करेगा।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। याद रखिए दोनों तरफ अलग अलग होने चाहिए, एक तरफ अलग होने से जीआई नहीं हो सकता, तो यहां पर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नाम दे दिया आपको 1,1 डाइफिनाइल ब्यूट 1-इन। जब हमने इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा तो इस तरह से हमको दिखाई दिया, और इस सी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ये दोनों ग्रुप सेम। ध्यान दीजिए इस पर भी अलग अलग, उस पर भी अलग अलग होने चाहिए थे। इस पे तो दो ग्रुप अलग अलग हैं पर उस पर दोनों सेम हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें दो डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को देखा तो इस पर तो दो हाइड्रोजन आ गए, ये तो शो नहीं करेगा। लेकिन उस डबल बॉन्ड को देखा तो इस डबल बॉन्ड को सर्कल में लिखा, और फिर हमने कहा इस कार्बन पर एक Cl है, दूसरा H, इसी तरह इस कार्बन पर भी एक H है और बाकी दूसरा ग्रुप। तो ये डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, और इस डबल बॉन्ड के अबाउट VGI पॉसिबल है। तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जरूर हो रहा है। तो एल्कीन में जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन पढ़ी, तो हम याद ये रखेंगे कि C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, और जिन दोनों कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड C है उन पर ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इसके बाद हम एल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे।